हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड 2019 का जूनियर पेपर की एसएसटी। और ये एसएसटी जो रहेगी आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, टफ लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपकी एसएसटी थोड़ी सी भी वीक है तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली टफ लगेंगे। देखो, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आप लोग करते रहेंगे रेगुलर तो एक महीने का समय है, अभी समय कम है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी हमें। तो अगर आप लोग एक भी प्रैक्टिस सेट डेली का हमारी वीडियो से देख लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपने जूनियर के पेपर में। और हाँ, क्योंकि बीएड वालों के लिए भाई अभी तक का जो एक ऑप्शन है प्राइमरी के अंदर तो वो तो ख़त्म हो ही गया है, और आगे अगर सरकार चाहेगी तो इसको एंट्री दे सकती है। लेकिन अभी आप लोग अपने जूनियर के पेपर पे मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आइएगा। और इसीलिए ये एसएसटी की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) या 51 कै निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्या वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, क्या ऑप्शन नंबर बी है मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 कै में और अनुच्छेद नंबर 51(a) के अंदर वर्णित किए गए हैं। और हाँ, एक बात और है, जो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था वो अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि मूल संविधान के अंदर ये नहीं थे। फिर संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 1976 में संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उस समय प्रारंभ में ये 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में संशोधन हुआ था। और इसमें कहा गया था कि जो बच्चों के माता पिता हैं और उनके संरक्षक हैं तो उनका कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक मौलिक कर्तव्य था जिसको बाद में जोड़ा गया है, जो आज वर्तमान में टोटल हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सेकंड 92 वाला क्वेश्चन है हमारा। वो कह रहा है कि गुट निरपेक्ष की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया गया था। देखो, गुट निरपेक्ष नीति जिसे हम लोग नॉन अलायंस एक जो हमारा एक पॉलिसी थी या नॉन अलायंस मूवमेंट था, तो ये जो नॉन अलायंस था इसको किसके द्वारा विदेश नीति के रूप में प्रयोग में लाया गया था। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, या ऑप्शन नंबर थर्ड है मोरारजी देसाई जी के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के अंदर बड़ी अच्छी खासी बात बोली गई है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं तो उन्होंने ही गुट निरपेक्ष जो नीति थी वो प्रारंभ की थी। और गुट निरपेक्ष नीति होती क्या है? देखो, जिस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर शीत युद्ध चल रहा था या कोल्ड वार चल रहा था, तो ये वॉर जो था वो 2 कंट्री या 2 समूह के बीच में था। जैसे कि तो यूएसएसआर, जिसे आज हम लोग रशिया या फिर रशिया के जो अन्य देश हैं जो टूटकर अलग हो गए थे, उन एक तो वो समूह था और एक यूएसए था, अमेरिका जिसे कहते हैं हम लोग। तो इन दोनों देशों के बीच में एक कंपटीशन बढ़ रहा था, चाहे तो अंतरिक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा एक अपना कदम बढ़ाने के लिए या किसी औजार को बनाने के लिए, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आगे कदम बढ़ाने के लिए। तो आपस में इनमें गुट निरपेक्ष मतलब एक इनके अंदर शीत वॉर चल रहा था। तो इसीलिए इन देशों से बचने के लिए, इन देशों के समूह से बचने के लिए आपस में कुछ कंट्री ने मिलकर गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी, जिसे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत भी इसका सदस्य बना था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है।
क्या ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अनुच्छेद 32, क्या ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, क्या ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48, क्या ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। अनुच्छेद नंबर 40 जो है वो भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशकता वाले भाग में, मतलब डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले पार्ट के अंदर एक अनुच्छेद नंबर 40 आता है, और उसी 40 के अनुच्छेद के अंदर बात की गई है कि ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। और ये अनुच्छेद जो है वो एक महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज योजना पर आधारित था, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्य व्यवस्थापिक के उच्च सदन, मतलब इंडियन जो स्टेट होते हैं उन स्टेट के अंदर हमारी व्यवस्था होती है, राज्य की व्यवस्था, या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से वो चलती है, या फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों के अनुसार चलती है। तो राज्य विधान परिषद जो होती है वो उच्च सदन होता है किसी भी स्टेट का। हाँ, एक बात ये वाली बोली गई है इसके अंदर कि कौन उसको बना सकता है या कौन उसको मतलब समाप्ति कर सकता है। तो क्या वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, क्या ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिपरिषद, क्या ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा, क्या ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। क्योंकि विधानसभा के अंदर एक विशेष बहुमत पारित होता है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से बिल पास किया जाता है राज्य विधानसभा के अंदर विधान परिषद को बनवाने के लिए। उसके बाद अंतिम सहमति जो हो जाती है वो फिर संसद के पास जाता है बिल, संसद उसे पास करता है, सहमति देता है, तब जाकर किसी भी स्टेट के अंदर अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। विधानसभा के द्वारा यहाँ पर संतुति लेनी पड़ती है, समाप्ति की भी और गठन की भी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि राज्य विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हमारा एक उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश राज्य है, तो जिस समय कोई बिल पास होता है विधानसभा में, तो विधानसभा से फिर वो विधान परिषद में जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो दोनों सदन है, विधानसभा भी विधान परिषद भी है, उत्तराखंड के अंदर नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर है। यदि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई बिल पास होता है और उसे एक सहमति के लिए विधान परिषद में भेजा जाता है, तो वह कितने दिनों तक रोका जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 माह के द्वारा, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है 4 माह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 6 माह के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है 1 वर्ष के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। 4 मंथ के द्वारा जो है वो किसी भी बिल को रोका जा सकता है विधान परिषद के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है। क्या वो संसद करेगी, क्या वो फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, या ऑप्शन नंबर सी है कि लोकसभा करेगी, या ऑप्शन नंबर डी है निर्वाचन आयोग करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। क्यों, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा करती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है, तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। तो देखो ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है वो अभी संसद का सदस्य नहीं है, बिल्कुल भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, और पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, तो लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वो कितने टाइम तक अगर उसे मंत्री परिषद का सदस्य बना दिया गया किसी सरकार के द्वारा, तो वह कितने समय तक अपना पद धारण कर के रह सकता है, और नहीं तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य बनना पड़ेगा, तो कितने महीने तक उसको रखा जा सकता है ऐसे ही टेम्परेरी रूप में। तो क्या वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 माह के लिए, क्या ऑप्शन नंबर बी है 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 9 माह के लिए, क्या ऑप्शन नंबर
डी है 12 महीने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। 6 मंथ के लिए उन्हें या किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक सदस्य बनाया जा सकता है, फिर उसके बाद उसे सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की, नहीं तो उसकी सदस्यता नष्ट हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि भारत के राष्ट्रपति, देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो एक क्वेश्चन है वो अभी चल रहे हैं, उसके बाद सारे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे अलग अलग चीज़ों से एसएसटी से संबंधित, चाहे वो पैडागोजी शिक्षण शास्त्र के भी क्वेश्चन है इसी पे 60 क्वेश्चनों के अंदर। तो यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाई जाती है। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध कार्य करते हैं। तो क्या अनुच्छेद नंबर हमारा ए है, अनुच्छेद नंबर हमारा 59 है, या ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद नंबर 60, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 61, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त अनुच्छेदों में से कोई भी, यानी सभी अनुच्छेद मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 61 के तहत ही महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो महाभियोग का जो एक प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है संसद के, चाहे वो लोकसभा में लाया जाए चाहे वो पहले राज्यसभा में लाया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी लोकसभा के अंदर पहले ये सदन में लाया जाएगा, तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है और विशेष बहुमत के द्वारा उसको पास किया जाएगा। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक निर्देश दे दिए जाएंगे या फिर उन्हें बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है इस विषय पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये महाभियोग लाया जाता है। और इससे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60 जो है, वो उसी के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल नंबर 60 के तहत। और आर्टिकल नंबर 61 के तहत उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है संविधान के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस को कितने ऐसे एंग्लो इंडियंस हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। तो वो क्या 1 है, क्या 2 है, क्या वो 3 है, क्या वो 5 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, क्योंकि 2 आर्टिकल हमारा जो है इसका, देखो लोकसभा के अंदर जो सदस्य मतलब एंग्लो इंडियंस को रखा जाता है वो अनुच्छेद नंबर 332 के तहत एक उसमें डिस्कस किया गया है आर्टिकल नंबर 332 में। और एंग्लो इंडियन को भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है और वो 2 सीटें हुआ करती थी। लेकिन अभी हाल ही में ये जो एंग्लो इंडियन की सीटें हैं इनको हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में से संशोधन करके। अब कोई एंग्लो इंडियन सीट जो है वो लोकसभा के अंदर नहीं होगी। तो ये वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्णित कर दी गई है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखो जब एक हमारा कंबाइंड सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया जाता है या तो किसी विशेष बहुमत पर विचार करने के लिए, या फिर जब आपस में एक दूसरे में कोई डिस्कशन नहीं हो पा रहा सही तरीके से, जैसे कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा नहीं कर पा रहा है, तो उनमें आपस में साझेदारी कराने के लिए इस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से कौन करेगा? क्या वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्या वो उपराष्ट्रपति करते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री करते हैं, क्या वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो हैं वही अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सेशन की। और अगर लोकसभा स्पीकर अपने पद पर नहीं है फिलहाल, तो फिर लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो करेंगे, ठीक है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी अपने पद पर नहीं है, तो फिर जो मंत्रिपरिषद होती है उनके द्वारा, या जो मंत्रिपरिषद होती है या जो मंत्री होते हैं सत्ता दल के, तो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को के माध्यम से अध्यक्षता कराई जाती है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, एक जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो किससे संबंधित है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चुनाव से, क्या ऑप्शन नंबर बी है दल बदल जिसे कहते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन
कानून, क्या ऑप्शन नंबर सी है पंचायतों से, क्या ऑप्शन नंबर डी है भाषाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो लाया गया था और ये एक अमेंडमेंट हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1986 के अंदर। तो तब जाकर संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची को रखा गया था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान के अंदर केवल 8 अनुसूचियाँ थी और आज वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ 12 शेड्यूल इंडिया के अंदर है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्णित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी संख्या को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या ऑप्शन नंबर सी है संसद के द्वारा, क्या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। पार्लियामेंट जो है संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो लोकसभा मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। और देखो हाँ, अभी वर्तमान के अंदर जो लोकसभा मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं हमारे वो 33 जज हैं और एक है मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल मिलाकर ये मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज जो हैं 34 है, 33 + 1 है ना। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग जो आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बीपी मंडल, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है काका साहेब कालेलकर, क्या ऑप्शन नंबर सी है एम सिंह, क्या ऑप्शन नंबर डी है LM सिंघवी। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। क्योंकि बी ऑप्शन के अंदर जो दिया गया है काका साहेब कालेलकर, यही पहले प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था इंडिया के अंदर, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्नों को, तो वो है कि संसद ने भारत सरकार के द्वारा महिला सबलीकरण हेतु, महिला सबलीकरण का मतलब होता है सशक्तिकरण, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है इंडिया के अंदर जो लाया गया था, तो उसकी नीति, राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी। तो क्या 1999 में की गई थी, क्या सन 2000 में की गई थी, क्या 2001 में की गई थी या 2005 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट नेशनल पॉलिसी जो इंडिया के अंदर आई थी वो 2001 के अंदर आई थी, 2001 के अंदर आई थी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति, उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसके अंदर अनुसूचित जाति SC की सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं, मतलब कितनी सीटें सुरक्षित की गई है। तो क्या ऑप्शन नंबर 9 है, मतलब ए है जिसमें 9 सीटें निर्धारित की गई हो, क्या ऑप्शन नंबर बी है 11, क्या ऑप्शन नंबर सी है 13, क्या ऑप्शन नंबर डी है 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, क्योंकि सी में है 13 सीटें SC की रिजर्व हैं और टोटल सीटें जो है एक उत्तराखंड विधानसभा के अंदर वो हैं 70 सीटें और 70 सीटों में से 13 सीटें SC की रिजर्व हैं और 2 सीटें जो हैं वो ST अनुसूचित जनजाति की रिजर्व हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। मतलब चुनाव संबंधित नीतियाँ इंडिया के अंदर लाई गई हैं, काफ़ी सारी समितियाँ इंडिया में आई है, गरीबी को लेकर भी समिति इंडिया के अंदर काफ़ी बनी है। तो यहाँ पर कौन सी समिति एक चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तारकुंडे समिति, क्या ऑप्शन नंबर बी है सरकारिया समिति, क्या ऑप्शन नंबर सी है इंद्रजीत गुप्त समिति, क्या ऑप्शन नंबर डी है दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। सरकारिया समिति जो है वो इससे संबंधित नहीं है। सरकारिया समिति किससे संबंधित नहीं है, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्न में से कौन सा, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में कृषक आंदोलन नहीं है। तो कृषक आंदोलन, देखो भारत के अंदर बहुत सारे कृषक आंदोलन चले हैं
तो वो इनमें से कौन सा कर्षक आंदोलन नहीं है? तो यहाँ पर देखें हम लोग ज़रा, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खेड़ा आंदोलन। देखो खेड़ा आंदोलन कर्षक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी है कि नामधारी आंदोलन। देखो नामधारी आंदोलन जो एक कुक आंदोलन आपने सुना होगा, एक पंजाब के अंदर चला था, और एक अपना खुद का पंजाब में कुक आंदोलन चला था जो नामधारी आंदोलन था, और ये कोई कर्षक आंदोलन नहीं था। नहीं तो शेतकारी आंदोलन भी कृषक रहा है, और ऑप्शन नंबर डी भारतीय किसान यूनियन भी देखो कृषक आंदोलन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट हो जाएगा। तो ये जो हमारा है जिसे हम लोग कहते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। नामधारी आंदोलन जो है वो कृषक से संबंधित नहीं है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वो है कि निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन, वैसे देखो हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे दर्शन हैं, और जैसे हम लोग कह सकते हैं योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है ना, तो इस तरीके से काफ़ी सारे दर्शक हैं हमारे, उत्तरी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। तो इनमें से कौन सा वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था? तो क्या वो जैमिनी था, क्या कणद था, क्या गौतम थे, क्या व्यास थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। कणद जो हैं वो थे वैशेषिक दर्शन के संस्थापक। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या निम्नांकित हड़प्पा नगरों में से, निम्नांकित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? कला निर्माण को समर्पित था, क्या वो रोपड़ था, क्या वो फिर सुरकोटड़ा था, क्या चन्हूद्रो था, क्या राखीगढ़ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, चन्हूद्रो। देखो ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो चन्हूद्रो साइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर, आज रोपड़ जो है पंजाब में, सुरकोटड़ा हमारा कहें गुजरात के अंदर है, और राखीगढ़ हरियाणा के अंदर है। और हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी इंडस वैली साइट जो है तो वो राखीगढ़ है। और वैसे नॉर्मल अगर पूछा जाता है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो रहेगी हमारी मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, वो है कि निम्नांकित में से कौन सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? मतलब इनमें से सूरसेन किसकी राजधानी रही है? देखो इंडिया के अंदर टोटल प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुए हैं, सभी को पता होगा। जो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। उन 16 महाजनपदों में से क्वेश्चन पूछा गया कि सूरसेन किसकी राजधानी थी? क्या वो कौशल की थी, क्या वो कांची की थी, क्या वो मथुरा की थी, क्या उज्जैनी की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, मथुरा की राजधानी हुआ करती थी सूरसेन। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा क्वेश्चन को, तो वो है निम्नांकित में से किस स्थान पर हमें अशोक का वृद्ध शिलालेख मिलता है? मतलब एक बड़ा लार्ज शिलालेख था, रोक एडिक्ट था, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है अशोक का? क्या वो सोपारा से प्राप्त होता है, क्या वो हमारा मॉस्की से, क्या वो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, क्या सारनाथ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट है, सोपारा से। सोपारा जो है वो मुंबई से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आता है, और वहीं पर क्या है, सोपारा के अंदर वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखो अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, मैंने कहा कि टफ लेवल के प्रश्न है। अगर आप लोगों की जीएस थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो आप लोगों को ये बहुत हार्ड लगेंगे, नहीं तो बहुत अच्छे प्रश्न है हमारे एसएसटी के, उत्तराखंड टेट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 112वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए थे? स्तूप का मतलब जैसे अशोक ने स्तूप बनवाए, सांची का स्तूप इज़ द लार्जेस्ट स्तूप इन इंडिया। ठीक है, तो अब ये स्तूप जो बनाने स्टार्ट हुए थे, जैसे चाहे मैं कहूँ अशोक के द्वारा ही बनवाए गए हों, तो ये अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक रहे हैं। 269 में इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था, और लगभग 233 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहता है। तो इस वाले बीच को ना हम लोग, इस वाले टाइम के बीच को हम लोग 3 ईसा पूर्व या तृतीय ईसा पूर्व वाली एक टाइम कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, 3rd सेंचुरी BC इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 112। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नांकित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है?
तो गरीब नवाज के नाम से जो जाना जाता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर, तो वो जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उन्हीं को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है। जिन्स ए कामिल का अर्थ क्या था मुगल काल में, तो वो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूषित फसल, क्या ऑप्शन नंबर बी है उत्तम फसल, क्या ऑप्शन नंबर सी है शिक्षित पुरुष, क्या ऑप्शन नंबर डी है अशिक्षित पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, क्योंकि जो परफेक्ट क्रॉप्स था, एक हमारे उत्तम प्रकार की जो फसल हुआ करती थी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिन्स ए कामिल का रूप। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा, क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सल्तनत काल में बंदगान थे। बंदगान कौन हुआ करते थे सल्तनत काल में, मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम में। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा घरेलू सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, क्या ऑप्शन नंबर बी है कृषि सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, क्या ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक सेवाओं के लिए किए गए मतलब खरीदे गए दास, या ऑप्शन नंबर डी है सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। देखो सैन्य सेवा के लिए मतलब जो सैनिक हुआ करते थे उनकी सेवाओं के लिए जो दास खरीदे थे उन दासों को ही क्या कहा जाता था, बंदगान कहा जाता। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा क्वेश्चन, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की जो दर हुआ करती थी वो कितने हुआ करती थी। तो खराज की दर हुआ करती थी उपज का 50%, उपज का 50% जो था वो हुआ करती थी, मतलब टोटल प्रोडक्शन जो भी होता था, जो भी उस राज्य के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के राज्य के अंदर, तो उसका 50% जो था वो देना होता था राज्य सरकार को, या फिर कह सकते थे राजा को। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, निम्नलिखित में से किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है। उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है, इनमें से किससे है, क्या वो चेर से है, क्या चौर से है, क्या पांडे से है, क्या पल्लव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, वो है चोल साम्राज्य से संबंधित है उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है। देखो ध्यान रखेंगे उत्तर मेरूर का अभिलेख। और हाँ, एक बात मैं अगर आपसे बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया गया है, और वैसे ये दक्षिण भारत के अंदर पड़ता है ना, ये चेन्नई से लगभग नीचे की ओर जो है दक्षिण पूर्व की साइड में स्थित है, और ये अभिलेख जो है वो बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करता है भारत के अंदर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, चोला इसी के टाइम का है हमारा उत्तर मेरूर अभिलेख। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वह है कि निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम जो है वो बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया। देखो अपना नाम बदल दिया था और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया गया। देखो जो राजा थे वहाँ के मतलब दक्षिण भारत के राजा जो थे, काकतीय एक राज्य साम्राज्य हुआ करता था, काकतीय वंश है ना। तो काकतीय वंश के जो राजा हुआ करते थे उनके कोई भी लड़का नहीं था और 2 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की थी और उसी को उसने एक प्रकार से लड़का की तरह ट्रेंड किया था, और पूरी तरीके से एक बाहर सैन्य शक्ति किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे लड़ा जाता है, किसी के विरुद्ध क्या होता है, अपनी ताकत कैसे बढ़ाई जा सकती है युद्ध के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है उनको समझाई गई, उनको ट्रेंड किया गया। तो वो जो एक फीमेल थी, वो महिला थी, वो थी रुद्रमा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द फर्स्ट इज़ द राइट है मतलब। तो रुद्रमा देवी जो थी वो उन्होंने क्या किया था, अपने आप को पुरुष प्रदर्शित किया था, और ये काकतीय वंश की शासक थी और दक्षिण भारत में काकतीय वंश चला करता था। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था। तो वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किसने किया था, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नम्मालवार, या ऑप्शन नंबर बी है सुंदरार, ऑप्शन नंबर सी है बसवन्ना, या ऑप्शन नंबर डी है अप्पार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बसवन्ना इज़ द राइट आंसर है। तो बसवन्ना के द्वारा जो है वो वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये एक आंदोलन जो था वो एक नारीवादी को बचाव के लिए, या हम लोग कह सकते हैं जातिवाद के विरुद्ध जो था वो एक आंदोलन छेड़ा गया था दक्षिण भारत के अंदर। और ये किसने के छेड़ा था या चलाया था, वो था बसवन्ना के द्वारा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न, तो वो है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन 1857 कौन 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, उससे संबंधित एक पुस्तक थी मांझा प्रवास। मांझा प्रवास जो है उसके लेखक एक कह सकते हैं कि मांझा प्रवास एक प्रकार से जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक यात्रा से संबंधित है, जो यात्रा के दौरान लिखी गई थी। भारत से स्कॉटलैंड के बीच में जाते समय ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये किसने लिखी थी? सही आंसर इसका क्या है कि सीधी सी बात है कि मांझा प्रवास के लेखक कौन थे, जो 1857 के विरोध से संबंधित या विद्रोह से संबंधित लिखी गई पुस्तक थी। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाथूराम गोडसे, क्या ऑप्शन नंबर बी है शिवदत्त गोडसे, क्या ऑप्शन नंबर डी सी है विष्णु भट्ट गोडसे, क्या ऑप्शन नंबर डी है उमाकांत गोडसे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मांझा प्रवास। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा क्वेश्चन, तो वो है निम्नलिखित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ था? खुर्दा जो हुआ था ना एक प्रकार से 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसको तो सब जानते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन 1857 की क्रांति के जैसा ही इंडिया के अंदर एक आंदोलन छेड़ा, एक आंदोलन हुआ था बड़ा, या फिर कह सकते हैं कि एक लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था। तो वो जो विद्रोह था क्या वो हमारा खुर्दा विद्रोह कहलाता था? और ये जो खुर्दा विद्रोह था क्या वो 1816 में प्रारंभ हुआ, क्या वो 1817 में प्रारंभ हुआ, क्या वो 1818 में था, 1819 में था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। 1818 में जो था वो खुर्दा विद्रोह जो था वो प्रारंभ हुआ था, और ये एक प्रकार का अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा गया विद्रोह था, या फिर एक प्रकार की लड़ाई थी जिस तरीके से 1857 की रही है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नांकित में से किस वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम कपास मिल को जो कताई मिल भी कहलाती थी, कताई मिल के रूप में स्थापित किया गया था? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम कपास मिल इंडिया के अंदर कब प्रारंभ की गई थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। 1854 में प्रारंभ की गई थी इंडिया के अंदर। देखो वैसे तो 1816 के आसपास भी इंडिया के अंदर एक कपास जो मिल थी वो प्रारंभ की गई थी, लेकिन क्या हुआ था कि वो फेल हो गई थी। लेकिन 1854 में जो की गई थी स्टार्ट मुंबई के अंदर की गई थी, जो सक्सेसफुल रही है, सफल रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक, देखो स्त्री पुरुष की तुलना से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी। ये जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? क्या ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, क्या वो पंडिता रमाबाई ने लिखी थी, या रुकैया सखावत ने लिखी थी, या फिर रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। जो ताराबाई शिंदे थी इनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी, लिखी गई थी। स्त्री पुरुष ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो ये पुस्तक भी जाति विरोध को लेकर थी। ये पुस्तक भी एक लड़की और पुरुष, मतलब पुरुष और एक फीमेल महिला की कंपेयर को लेकर थी कि किस तरीके से फीमेल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उन सब को लेकर ये पुस्तक एक दर्शन कह सकती है, मतलब दिखाती है, या फिर एक दर्पण दिखाती है उन लोगों का जो इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करते थे फीमेल और मेल के अंदर। तो ये वाली पुस्तक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण है, स्त्री पुरुष तुलना एक पुस्तक की जो लेखिका रही है वो ताराबाई शिंदे। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नांकित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? देखो आत्मसम्मान आंदोलन वो भी एक जाति विरोध आंदोलन रहा है, ठीक है, बहुत सारा महत्वपूर्ण आंदोलन था दक्षिण भारत के अंदर। तो यहाँ पर किसने ये आंदोलन छेड़ा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है। नारायण गुरु के द्वारा, किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा ये आंदोलन छेड़ा गया था। कौन सा आंदोलन था? आत्मसम्मान आंदोलन। बहुत ही अच्छा आंदोलन है
आत्मसम्मान आंदोलन जो दक्षिण भारत में चला था नारायण गुरु के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा कि पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है। देखो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर अवस्थित है, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो अंडमान निकोबार, पहले तो मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार के अंदर 572 द्वीप हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है हमारा, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर इसी प्रकार से निकोबार है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, ऐसे करके कई सारे बहुत सारे द्वीप हैं। तो यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिण अंडमान के अंदर स्थित है। आप लोग देखोगे भी मैप के अंदर तो आपको जो दिखाई देगी वो दक्षिण अंडमान के वाले भाग में पोर्ट ब्लेयर है, राजधानी अंडमान निकोबार की। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न, तो वो है कि किसी स्थान का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि उसी समय का यानी उसी स्थान का ग्रीनविच टाइम जो है वो जो GMT है वो 3 बजे प्रातः है। तो उस स्थान की देशांतर क्या होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर अगर बात की जाती है कि ये एक गोला आकृति है, ये हमारी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो मध्यांतर रेखा से मापा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर तो 3 बज रहे हैं, और हमारा पूर्व की दिशा में समय बढ़ता है और पश्चिम की दिशा में समय घटता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो जब पूर्व की दिशा में समय बढ़ेगा तो यहाँ पर तो 6 बज रहे हैं ना स्थानीय समय किसी स्थान का, तो जब 6 बज रहे हैं तो इसका मतलब 3 बज रहे हैं हमारे इस मध्यांतर रेखा पे, 6 बजेंगे तो इसका मतलब वो इस पूर्व दिशा में होगा, सही है। और जब 6 बजेंगे तो कितने घंटे आगे होगा भाई वो, या कुछ कितनी डिग्री पर होगा, तो वो होगा 45 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि 1 घंटे को चलने में 15 मिनट का समय लगता है, 2 घंटे को चलने में 30 मिनट, मतलब 15 डिग्री को चलने में 1 घंटे का समय लगता है, 30 डिग्री को चलने में 2 घंटे का, और 45 डिग्री को चलने में 3 घंटे का समय लगेगा। और 3 घंटे आगे है तो इसका मतलब 45 डिग्री पूर्व दिशा में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, 45 डिग्री पूर्व दिशा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करेगी, तो वो करेगी ताप्ती नदी, क्योंकि ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली नदी है, या फिर वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है दक्षिण भारत की नदियाँ, तो वो एस्चुरी बनाती है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, वो है कि निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है, तो क्या अन्नाईमुड़ी नहीं है, क्या नंदा देवी नहीं है, क्या कामेट नहीं है, क्या वो अन्नपूर्णा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा इज द राइट है। अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल के अंदर है, कामेट उत्तराखंड के अंदर है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है, और अन्नाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर वाले स्थित है। तो ये इसका सही आंसर है हमारा अन्नपूर्णा जो नेपाल के अंदर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा, तो वो है कि निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इस्पात संयंत्र दिया गया है और सहयोगी देश दिए गए हैं, किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से हमने वो इस्पात संयंत्र बनाया था। तो देखो भाई यहाँ पर भिलाई जो है, भिलाई जो था वो सोवियत यूनियन के द्वारा की सहायता से बनाया, ठीक है। दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की सहायता से बना हुआ है। राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से बना हुआ, ठीक है। लेकिन जो बोकारो है ना, बोकारो जो पड़ता है कर्नाटक वाले रीजन में ही पड़ेगा शायद ना। तो जो बोकारो है ना वो जापान की सहायता से नहीं बल्कि रसिया की सहायता से बनाया। तो ये इसका गलत हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो होगा क्या राजा जी, क्या वो गंगोत्री। तो गंगोत्री इज़ द राइट है। देखो ध्यान रखेंगे, गंगोत्री जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तो सभी को पता है, हेली नेशनल पार्क, या फिर जो आज रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
और वो भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो गंगोत्री जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए ज़रा प्रश्न को, बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। कौन सा ऐसा जो है तर्क है जो नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग देखिए ज़रा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करने और बाढ़ को काबू करने में सहायता होती है, सही है, बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां पर जल की कमी होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, बहुउद्देशीय मल्टी प्रोजेक्ट जो हमारी परियोजना होती हैं वो वृहद स्तर पर विस्थापन होता है, गलत हो जाएगा। इससे वृहद स्तर पर मतलब बड़े लेवल पे विस्थापन नहीं होता। विस्थापन का मतलब होता है लोग वहाँ से जगह छोड़ के भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं और ज़मीन ले रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, तो वो है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना विद्युत पैदा करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पर गलत पूछा गया था। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा क्वेश्चन को, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी या कौन भारतीय राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। देखो, इंटरनेशनल बाउंड्री से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य जो है इंडिया का वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। देखो, जो भी देश या जो भी राज्य हमारे किसी अन्य देशों से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कहलाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो तीन तरफ से घिरा हुआ है वो है हमारा त्रिपुरा, बांग्लादेश से। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए ज़रा क्वेश्चन को, वो है कि ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। करेवा भू आकृति, एक प्रकार की भू आकृति बनती है, जैसे पठार होता है, ऊंचा पठार वाला एरिया होता है, तो क्रेता भू आकृति हिमालय के किन भाग में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भाई, क्या वो सिक्किम में, क्या वो अरुणाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल में, क्या वो डी ऑप्शन है इसका सही, कश्मीर हिमालय में। तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, और ये लगभग जो झेलम नदी है ना, झेलम नदी और उसकी अन्य नदियाँ जाती है जो सिंधु नदी की, तो वहाँ पर जो पठारी वाला क्षेत्र है, थोड़ा उठा वाला भाग है, वही हमारा क्या है, करेवा भू आकृति बनाता है। तो करेवा भू आकृति जो है वो कश्मीर हिमालय में। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो वो है भारत में हाथी संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया के अंदर चला था वो कब चला था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया के अंदर चला था वो 1992 में चला था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, और 1992 में। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि पार साइबेरियन, देखो ट्रांस है, ये पार लिख रहा हूँ, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, और जो कथन सही नहीं है, गलत है, तो उसका चयन कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखें, यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत, ठीक है, और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, सही आंसर है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि यह व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाज़ारों से जोड़ता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण नगर है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है, नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 स्टार्टिंग के बिल्कुल सही है। ट्रांस साइबेरियन सबसे बड़ा हमारा रेलवे एक लाइन है, पूरे वर्ल्ड की ये कही जाती है, जो रशिया ट्रांस साइबेरियन वाले रीजन के अंदर आती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से या देशों में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? ओपेक जो हमारा जो पेट्रोलियम से संबंधित जो कंट्री आपस में ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसका सदस्य कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, वेनेजुएला इज़ द राइट है। वेनेजुएला जो है वो तेल एक निर्यात के लिए जाना जाता है, बहुत ज़्यादा तेल की आपूर्ति यहाँ से होती है, और ये ओपेक का सदस्य है, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न, तो वो है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल ज्योग्राफी शब्द का टर्म यूज़ किया था? तो वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ज्योग्राफी शब्द दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, इरेटोस्थनीज के द्वारा शब्द दिया गया था। लेकिन भूगोल के जनक जो कहे जाते हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। ओके, नंबर नेक्स्ट
पृथ्वी के सूर्य के निकट सबसे जो नज़दीकी स्थिति होती है उसे उपसौर कहते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं हम उसे। तो पेरिहेलियन कौन सी तारीख को होता है, मतलब सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी तारीख को आती है, तो वो आती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक आती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होती है। ठीक है, तो ये जो दूर होती है उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर मतलब एपीहेलियन, और पेरिहेलियन कहा जाता है नज़दीक को। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है। ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है। देखो जलधारा 2 प्रकार की होती है, एक तो गर्म जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। जो भूमध्य रेखा के समीप से एक ध्रुवों की ओर जाती है तो वो तो हमारी हो जाती है गर्म जलधारा, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है तो वो होती है ठंडी जलधारा। तो कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, कुरोशिओ, है ना। कुरोशिओ जो है वो जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है, और ये जापान में उत्पन्न होने वाली जलधारा है। और नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गंगा नदी ऐसे जाती है तो पहले पूर्व से लेकर, पहले पूर्व में कौन है, फिर उससे बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, तो ऐसे करके गंगा में जो आकर मिलती है। तो यहाँ पर सही क्रम इसका क्या होगा भाई, पहले आती है कोसी, फिर आती है गंडक, फिर आती है घाघरा, फिर आती है गोमती। तो 3 2 1 3 2 1 4, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा प्रश्न को, वो है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। देखो भारत के अंदर जो परमाणु ऊर्जा एक हमारा कह सकते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बना था भारत में, परमाणु ऊर्जा आयोग जो बना था वो 1948 में बना था, 1948 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए ज़रा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है सामाजिक विज्ञान का, तो ऐसा कौन सी चीज़ है इसके अंदर, तो क्या वो मनोविज्ञान का आधार है, क्या ऑप्शन नंबर बी है दार्शनिक, क्या ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक शास्त्र, क्या ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक। तो सही आंसर हो जाएगा धार्मिक आधार। देखो धार्मिक आधार से क्या लेना देना भाई सामाजिक अध्ययन में, ठीक है, तो नहीं तो मनोविज्ञान भी है, दार्शनिक भी है और समाजशास्त्री भी है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए ज़रा क्वेश्चन को, वह है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का वह उपागम कौन सा होगा जो ज्ञात से ज्ञात, पार से दूर मतलब स्थानीय से वैश्विक, या फिर सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा विषयक आधारित उपागम, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। क्यों, क्योंकि विषयक संबंधित या विषयक आधारित जो डिसिप्लिन जो हमारा एक सेंट्रेड अप्रोच है, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे विषय में है, हमारी जो चीज़ों में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी पर आधारित थी, तो ज्ञात से ज्ञात, तो स्थानीय से वैश्विक और सामान्य से जटिल की ओर जाते हैं। तो ये हमारे विषयक आधारित उपागम है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो वह है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्य पाठ्य विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं। इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है, ऐसा क्या है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, क्या स्वाभाविक प्रश्न, क्या फिर औपचारिक प्रश्न, क्या वो प्रस्तावना प्रश्न, क्या वो हमारा विकासात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन जो हो जाते हैं जिससे बच्चों के पूर्व ज्ञान को जाना जा सकता है, जैसे हम लोग क्लास के अंदर होते हैं, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उनके जानने के बारे में कोशिश करेंगे कि भाई आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप कौन सी क्लास से पास करके आओ, ठीक है, और आपकी मतलब उसकी नॉलेज को हम लोग परखने की कोशिश, नॉलेज को नहीं परखना तो सही नहीं है खैर, लेकिन उनके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों से जो इंट्रोडक्टिव प्रश्न होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस विधि या प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचार, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण की वो कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत ये जो समूह क्रियाएं हैं, विचार,
आद्यता, मूल्य, इन सब की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रदर्शनी विधि, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है परिभ्रमण विधि, क्या ऑप्शन नंबर सी है सर्वेक्षण विधि, क्या ऑप्शन नंबर डी है प्रदर्शनी विधि। देखो प्रदर्शनी 2 बार आ गया यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन इज द राइट है। तो जो हमारा सर्वे टेक्निक होती है, जो सर्वे किया जाता है, उसके द्वारा ही समूह की क्रियाओं, विचारों को, आदतों को, मूल्य आदि साधनों को जाना जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो वो है कि विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? विषय वस्तु का जो ज्ञान है वो सामाजिक अध्ययन के या एसएसटी के शिक्षक का किस स्तर का गुण है? क्या वो व्यक्तित्व है, क्या व्यावसायिक गुण है, क्या वो सामाजिक गुण है, क्या वो नेतृत्व गुण है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल क्वालिटी। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल है हमारा, मेरा प्रोफेशन है कि भाई मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ, मेरी विषय वस्तु, मेरी ज्ञान, मेरी नॉलेज जो है वो प्रोफेशन है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, व्यावसायिक गुण इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? प्रक्षेपी शिक्षण साधन है प्रोजेक्टिव एड, एक टेक्निक है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एपिडियोस्कोपी, क्या ऑप्शन नंबर बी है रेडियो, ऑप्शन नंबर सी है चॉक, ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है एपिडियोस्कोपी। एपिडियोस्कोप जो हो जाता है, जैसे कोई हम लोग वीडियोस दिखाते हैं, कोई एक हम लोग स्ट्रक्चर वाली कोई एक जिसे हम लोग कहते हैं ना चलचित्र, जिसे मूवी कहते हैं, तो इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर हम लोग वीडियोस दिखाते हैं, तो उसे हम लोग एपिडियोस्कोप कहते हैं। तो क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा बहुत अच्छी तरीके से एसएसटी को सीख पाएगा। सामाजिक अध्ययन के लिए सबसे अच्छा शिक्षण विधि यह है, तो रेडियो के बजाय, चाक बोर्ड के बजाय, कंप्यूटर के बजाय, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों आ रखी है ना। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जरा प्रश्न की, तो वो है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है? कौन इसमें ग्लोब का प्रकार नहीं है? और ग्लोब जो होता है एक प्रकार से प्रतिरूप होता है पृथ्वी का, पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है ग्लोब, तो ग्लोब का प्रकार नहीं है। तो क्या भौतिक है? देखो भौतिक होता है, सही है। क्या ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक? वो भी सही है। क्या खाका ग्लोब? देखो खाका भी होता है, जिसे आउटलाइन ग्लोब हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिमान, जिसे हम लोग मॉडल ग्लोब कहते हैं, जो एक प्रतिरूप होता है कि कॉपी होती है, ठीक है, ग्लोब की। तो ग्लोब की कॉपी का क्या मतलब? यहाँ पर जब हम लोग कह रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंदर निम्न में से कौन सा ग्लोब का प्रकार नहीं है, तो ग्लोब का प्रकार जो है वो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यह है सामाजिक विज्ञान का अंग है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह साधारण तथा सरल होता है, ठीक है, साधारण और सरल होता है सामाजिक अध्ययन जो हो जाता है एसएसटी। नंबर सी ऑप्शन है कि यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, सही आंसर है। यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष पर बल से संबंधित है, या फिर सैद्धांतिक पक्ष के से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। सैद्धांतिक मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये मेनली रिलेट नहीं करता है थियोरेटिकल एस्पेक्ट को, तो इसलिए डी ऑप्शन इज गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषय वस्तु उपागम का गुण नहीं है? तो गलत पूछा गया, निगेटिव पॉइंट्स हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी है विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है और यह नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि बस्ते के बोझ को कम करने में सहायता मिलती है, या कम करने के लिए सहायता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि विशेष एक योग्यता अर्जित करना जो है वो एक जबरन किसी बच्चे को पढ़ाना है, तो बच्चे को जबरन नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नहीं तो एसएसटी का एक ही टीचर होना ज़रूरी है क्लास के अंदर, तो ये सही हो जाएगा।
विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है, ठीक है, वो भी सही है। और सी ऑप्शन भी इसका सही है, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायता। तो ये थे आज के टॉप हमारे 60 क्वेश्चन जो एसएसटी का 2019 का हमने पेपर डिस्कस किया आपसे। और ये आप लोगों को दिख भी रहे हैं कि पेपर एक जो क्वेश्चन थे वो थोड़े लेवल हाई था, बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग डेली करते रहिए प्रैक्टिस सेट से, और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।